नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम चुनावी चाणक्य में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दरअसल बिहार में इस वक्त कोरोना की मार तो पड़ ही रही है और हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका भी बिहार झेल रहा है। और इस बीच एक चर्चा जो राजनीतिक गलियारे में हो रही है वो ये कि क्या तय समय में बिहार में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इसी बहस के बीच किस तरह की राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं, चुनावी चाणक्य में नए नए शख्सियतों के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस में राज्यसभा के सांसद, केंद्र के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत अखिलेश जी आपका। धन्यवाद आपका। सर, सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि बिहार में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कि इसको लेकर बहस है। एनडीए का अलग मत है और दूसरी तरफ महागठबंधन की अलग राय है। लेकिन सवाल यही है कि ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन को करना है और आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई आप क्या चुनाव से घबरा क्यों रहे हैं, क्या आप तैयार नहीं हैं चुनाव के लिए? नहीं, ऐसे आपका जो क्वेश्चन था उसका उत्तर आपने खुद ही दे दिया। ये फैसला किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है और वो अपना रिव्यू करके जो तय करेंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव से भागने में विश्वास नहीं करती है। हम लोगों की पूरी तैयारी है। मैं पहले भी कई बार आपके न्यूज़ चैनल को भी और दूसरे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी मैं ये कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि लोगों का सुरक्षा सबसे बड़ी किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है और किसी भी सोसाइटी की जिम्मेवारी होती है। कोरोना महामारी पूरे दुनिया में फैला है और वो धीरे धीरे करके पैर पसार रही है। बिहार में भी 27-28 हज़ार लोग संक्रमित हो गए हैं। लेकिन केवल ये 27-28 हज़ार लोग नहीं हैं, वहाँ टेस्टिंग बहुत ही कम हुआ है। बिहार से दुगना से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुका है। तो इस स्थिति में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे काम करने का अनुभव रहा है स्वास्थ्य महकमे में बिहार में, हालांकि अब 20 साल हो गया। 2000 में मैं वहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री का काम देखता था। पटना से बाहर, पटना में ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, जिसको आजकल ये लोग कोविड हॉस्पिटल के रूप में ये किए हैं, पटना में एम्स बना है। उसके बाहर कहीं भी जिला अस्पताल आप चले जाइए सुदूर इलाके में, तो कहीं भी जिला अस्पताल ठीक से फंक्शनल भी नहीं है। न वहाँ डॉक्टर्स हैं, न नर्सेज हैं, न कोई टेक्निकल स्टाफ है। केवल कहने के लिए सभी लोग जमुई से एकजुट एमआरआई भी कराना हो तो पटना भाग के आएगा। किशनगंज से छोटे से काम के लिए पटना भाग के आना पड़ता है। तो इतनी बड़ी आबादी केवल पटना के 3 हॉस्पिटल पर निर्भर रहना, मतलब सीधा तौर पर मैं ये कहूँगा कि लोग वहाँ के भगवान भरोसे हैं। नहीं, लेकिन सवाल यही कि चुनाव होने चाहिए तय समय पर या नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक लंबी लड़ाई है, हमें आगे तक चलना पड़ेगा। तो कब तक टाला जाएगा चुनाव को? अब इस बीच देखें ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग तैयारी लगातार कर रही है, बिहार में चेकिंग हो रही है। तो चुनाव आयोग तो अपनी तरफ से काम कर रहा है, केंद्रीय टीम भी स्वास्थ्य मंत्रालय की यहाँ पर आई, उसने भी की। तो अगर अब ये सोचने लगे तो फिर तो लंबा जाएगा ये। कांग्रेस पार्टी या किसी भी अपोजिशन पार्टी का ये तो नहीं आया कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोगों का जो कंसर्न है, जिनके बदौलत चुनाव होता है, जो पॉपुलेशन बिहार का है, उसका सवाल उठा रहा है राजनीतिक पार्टियां। कोई ये नहीं करा कि हम लोग चुनाव से भाग जाएंगे। अगर चुनाव आयोग कराती है तो निश्चित रूप से चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये कब हमने कह दिया कि चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे? और चुनाव में भागने वाले नहीं हैं। चुनाव का जो परिणाम आने वाला है वो भी मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ आपको कि वो जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन पूरी तरह से मुंह की खाने वाला है। तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल थाली में आपके पास विपक्ष के पास 2 मुद्दे आए। कोरोना का मुद्दा आया, बाढ़ का मुद्दा हर साल रहता है। कहीं ना कहीं आप विरोध करेंगे ही क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन
इन दोनों ही फ्रंट पर कहीं लोगों के बीच में जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। विरोध आप कर रहे हैं लेकिन बीच में, लोगों के बीच में आप जाते हुए दिखाई नहीं दिए। सरकार की नाकामी को जो आप कहते हैं उसको आप उजागर नहीं करते हुए दिखाई दिए। आपको लगता नहीं कि हाथ से आपने गंवा दिया एक तरह से कहें कि इस संभावना को? ये जी न्यूज़ का आकलन हो सकता है, लेकिन सदाकत आश्रम से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर आपको ठीक से याद होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो नहीं, जब देख रहे हैं हम तभी सवाल आपसे कर रहे हैं। पहली बार सोनिया गांधी ने कहा, जब गवर्नमेंट आनाकानी कर रही थी ट्रेन चलाने में, पहली बार सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस अपने खर्चे पर ट्रेन चलाने को तैयार है अगर सरकार को तकलीफ है तो। हम लोगों ने शुरू किया था जब कोटा में छात्र फंसे हुए थे, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम लोग अपने खर्चे पर भेजने का काम करेंगे, जब नीतीश कुमार आनाकानी कर रहे थे। तो ये ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग वो जाते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए? और हम लोग यहाँ से, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं अकेले किया, लेकिन सांसदों का, कुछ चंद सांसदों का एक टीम मिलके रोज़ हम लोग 5 से 10 हज़ार लोगों को खाना खिलाने का व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से करते थे। तो ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ था, अपने अपने लेवल से। लेकिन ऑब्वियसली हम सरकार में नहीं है, सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के पास ज़्यादा धन होता है, लोगों का पैसा सरकार के पास है, उनके टैक्स कलेक्शन का पैसा सरकार को जाता है, तो सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से हम लोग वो सारा काम कर रहे थे जो करना चाहिए था। आपने कहा कि चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता नहीं कि कांग्रेस कंफ्यूज है बिहार को लेके? एक तरफ जब आम चुनाव हुए 2019 के, उसके बाद आपने कहा कि हम बिहार की सभी सीटों पर अपनी तैयारी करेंगे। अच्छी बात है, ऐसा कब अच्छी बात। आपके नेताओं ने कहा कि हम सभी सीटों पर, कोई नाम बताएंगे किसी? बिल्कुल, आपके पार्टी के नेताओं ने बता दी तो बता दो, ये आपकी तरफ से कहा गया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सदानंद सिंह जी की तरफ से कहा गया था। नहीं, बिल्कुल सदानंद सिंह जी ने कभी नहीं कहा। ये आपकी तरफ से कहा गया था। अभी हम लोग प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा था कि हम अपनी तरफ से तैयारी करेंगे, सब जगह हम चुनाव लड़ें। फिर पीछे बयान प्रेमचंद मिश्रा जी का ही बयान आया कि भाई नहीं फिर मैं जानता हूं आप चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एज ए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मैं सवाल पूरा कर लेता हूं। एक तरफ ये बात हुई कि सारी की सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ कहा गया कि 40 जो के आसपास, जो आप पिछली बार आपको गठबंधन के दौरान सीट मिली थी, आप पिछली बार से आप ज़्यादा सीट इस बार डिमांड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर अभी कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ये बताइए कि मतलब तय क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस आखिर कि हमें करना क्या है, हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है? आप अभी यही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। किसका फिक्स हो गया? एनडीए का फिक्स हो गया क्या? रामविलास जी की पार्टी को कितना सीट मिला है, या आप ही बता दीजिए कि जनता दल यू कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? ये भी तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे या हम पिछली बार से ज्यादा लेंगे। नहीं, हम भी नहीं कर रहे हैं ना। आपको कहाँ से पता नहीं इस तरह की खबर? अरे मैं तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब आप बोल रहे थे। एक सही में आपको समझना चाहिए, आप मैच्योर्ड आदमी हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी का इस तरह का फैसला स्टेट लेवल पे होता ही नहीं है अलायंस का। ये फैसला पसंद तो जाती है, आला कमान पर है। हम लोगों को जो कहना था कह दिया है, ठीक है। और लेकिन किसी ने, कोई जिम्मेवार नेता ने ये नहीं कहा है कि हम लोग अलायंस में नहीं जाएंगे। अभी तो मीटिंग हुई है 15 दिन पहले पटना में सदाकत आश्रम में, और ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि नहीं, अलायंस में जाना चाहिए। ठीक है। उसमें लेफ्ट को भी लेने की बात हुई और लेफ्ट से भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो महागठबंधन था उसके अलावा लेफ्ट फ्रंट की तीनों पार्टियां भी इस बार सम्मिलित होकर एक साथ चुनाव लड़ें। तो ये बात अखिलेश जी बोल रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहे हैं, लड़ेगी। हाँ बिल्कुल जी, जिम्मेवारी पूर्वक मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? पिछली बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो मुख्य रूप से आप तीन गठबंधन में 3 पार्टियां थी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। लेकिन इस बार तो आपका कुनबा बहुत बड़ा है और सबकी अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं। आपको कैसे लग रहा है कि ये इतना भरोसा कैसे है कि आपको ज्यादा सीटें गठबंधन में मिल जाएंगी? सभी मैच्योर्ड लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्पस है कि आरएसएस, बीजेपी और नीतीश कुमार के गठजोड़ को हराना है, और यही वहाँ की जनता की आकांक्षा है। मैं जिन पार्टियों का और जिन नेताओं का जिक्र किया, सभी लोग इस पे एक मत हैं, एक राय के हैं कि नहीं, हम लोगों को मिल के चुनाव लड़ना चाहिए। उसमें सीटों का कम बेसी होना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि इस सरकार की अगर सचमुच में विदाई करनी है तो हम लोगों को साथ मिलकर लड़ना है। लेकिन साथ तो आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। साथ तो आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं। जीतन राम मांझी जी नाराज होते हैं आरजेडी से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर, और गोहिल जी आपके बिहार के प्रभारी उनको मनाने जाते हैं। कहाँ कम उनको मनाने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी जी तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ आए थे, मुझसे कल ही बात हुई है, परसों भी बात हुई है। तो अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? अब आपको दे रहे होंगे, बाकी जो मीटिंग नहीं, वो आरजेडी को दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे हैं। किसी को कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है और कहीं भी सीट बंटवारे को लेकर कोई जिच नहीं होने वाली है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एनडीए में ही सबसे गड़बड़ झाला है। एनडीए का सब कुछ, मैं एनडीए की बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी आप के गठबंधन तो की मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? मुकेश सहनी जी, पहले से हम लोग सब साथ चुनाव लड़े थे। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल 100% क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से है हम लोगों में। लेकिन कमेटी होनी चाहिए कि नहीं? तो कमेटी तो है ही, सब सारे बड़े नेता हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो और कोऑर्डिनेशन किस बात का? लास्ट मीटिंग महागठबंधन के नेताओं की कब हुई थी? लास्ट हुआ था अभी 5-6 दिन पहले। सबकी राहुल जी से सीधे बात हुई है, आप किसी से पता करिए। शरद यादव जी की बात हुई, मांझी जी की बात हुई, कौन था? उपेंद्र कुशवाहा जी की बात। अब अभी 3-4 दिन पहले यहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे लोग मिले और इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल मनोज झा थे। आपको नहीं मालूम है? आप पता तो करिए। मैं जो बोल रहा हूँ मैं जिम्मेवारी पूर्वक आपसे यही तो जानने के लिए हम आए हैं आपके बीच में। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप जो सीधे तौर पर नकारते हैं वो शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिल रही है। आपने बता दिया कि आरजेडी की तरफ से मनोज झा थे। अभी आप फोन करिए ना उनको। नहीं, हम आपकी बात पे विश्वास रखते हैं। थे, ठीक है। राजा साहब थे, मांझी जी के प्रतिनिधि थे, उनको 1:30 बजे जहाज पकड़ना था, वो चले गए थे एयरपोर्ट, लेकिन उन्होंने भेजा था। मुकेश सहनी जी का प्रतिनिधि था, उपेंद्र कुशवाहा जी खुद थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोहिल जी खुद थे। तो ऐसा कहाँ ये है कि तो सीटों पर मतलब बात अब बनती हुई दिखाई दे रही है? सीटों पर बात बनेगी ही, मैं ये आपको कह रहा हूँ और जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव पर भी बात बनी क्या? चेहरा वही होंगे या नहीं होंगे? इतना आप मतलब कॉन्फिडेंस में तेजस्वी यादव को आप नहीं ले रहे हैं? क्यों आप नहीं चाह रहे? आरजेडी तो लगातार आरजेडी नेता प्रतिपक्ष में आपने सहमति जताई, लेकिन आप मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में बड़ी पार्टी है, इसको कौन स्वीकार नहीं करेगा? और उसी बड़ी पार्टी ने सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है। वो कहते हैं कि सबको यही मानना पड़ेगा, हमारे साथियों को। किसने कहा और कौन नहीं मान रहा है? जब ये बात होगी, कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपको टीवी के साक्षात्कार में उस समय आपने माना ना। अभी सबसे बड़ी पार्टी है, ये कौन नहीं मानेगा? मैं यही तो बोल रहा हूँ। आरजेडी जो हम लोगों की सभी पार्टियां बिहार में हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, ये कौन नहीं मानेगा? लेकिन लीडरशिप पर या किसी चीज़ सीटों के तालमेल का, वो अगर आप पूछिएगा अभी तुरंत कि मैं आपको कितनी सीटें मिली, तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, अभी वो हुआ नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कबूल है तेजस्वी यादव के रूप में तय समय में महागठबंधन को, कांग्रेस को? मैं आपको पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी में इन सब चीज़ों का फैसला आला कमान करती है। आला कमान के लेवल पे ये फैसला हो जाएगा, फिर मैं आपको भी बता दूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता आला कमान किसी चीज़ में आपको मैं जनता जब अगर जाती है, भाई अमित शाह ने पटना की रैली में कह दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। जनता के सामने एक चेहरा सुशासन बाबू के रूप में जो नीतीश कुमार का, ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अमित शाह को फॉलो करेगी और उनका फॉलोअर बनेगी? मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूं। जनता नहीं चाहेगी कि भाई नीतीश कुमार के अपोजिट में कौन है? महागठबंधन का कौन सा चेहरा है जिसको हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखें और फिर कंपेयर करें और वोट दें? ये एक पार्टी का मामला नहीं है, सभी पार्टियां मिल के ये करें। लेकिन न लीडरशिप कोई बड़ा इशू है, न सीट का बंटवारा कोई बड़ा इशू है महागठबंधन में। ये बात आप समझ लीजिए कि ये सब बातें तय हो जानी है 2 सप्ताह के अंदर अंदर। इसमें कोई ये नहीं है, निश्चित समय पर आपको इसका निश्चित उत्तर मिलेगा। चलिए, मुख्यमंत्री चेहरे पर तो आप जवाब नहीं देने, बताइए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कैसी? मुझे अगर तय करना होता तो मैं अभी बता दूं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कैसी भूमिका अब तक आपने देखी है तेजस्वी यादव की? क्या कुशल नेतृत्व उनका नजर आ रहा है? मैच्योरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल मैच्योरिटी नजर आ रही है। लगातार
उनके प्रश्नों का जवाब तो नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से जो सवाल उठ रहा है उसका सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक अभी आपने देखा होगा कि गोपालगंज में पुल बना था, ठीक, और पुल उद्घाटन के 2-3 सप्ताह के अंदर वो तो अप्रोच रोड बोल रहे हैं उसको, पुल को जो टूटा है अप्रोच रोड बोल रहे हैं, पुल नहीं टूटा है। नहीं, अब आप अगर नीतीश जी के स्पोक्समैन की तरह बात कर रहे हैं, मैंने करिएगा, जो उन्होंने कहा है, तो मैं स्पोक्समैन नहीं हूं। अब ये आपके लिए सहूलियत है कि भाई आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें, ये आपको अगर सवाल मैं आप पर क्यों आरोप लगाऊंगा? आप गवर्नमेंट के पार्ट तो है नहीं। मैंने तो आपको बताया, मैंने ये कहा कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है ना, टूटी है। हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। सारे टीवी जो कहेंगे वो जनता सुनेगी। हाँ बिल्कुल, नहीं आप भी जो कह रहे हैं वो भी जनता सुन रही होगी, तो इसलिए मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ कि वो केवल अप्रोच रोड नहीं है, और अप्रोच रोड का भी टूटना मतलब पुल से संपर्क खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ऐसा शर्मनाक काम सरकार के द्वारा होता है और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ठीक है, और केवल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको और भी मैं बोल रहा हूँ, नीति आयोग का यहीं दफ्तर है, आप जाके सभी राज्यों का जो विकास का पैमाना वो लोग तय करते हैं हर साल, इस साल का रिपोर्ट आप देख लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिपोर्ट ये है नीति आयोग का कि 28 जो राज्य हैं भारत में, उसमें बिहार, तो खैर ये तो आंकड़ों की बात है। जीडीपी हम देख रहे हैं कि 17% ग्रो कर रही है बिहार की, ये भी हम देख रहे हैं। बाकी ये नीति आयोग का रिपोर्ट आप बोल रहे हैं कि जी न्यूज का? नहीं जी, अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं। तो आंकड़ों की नहीं, मैं जब नीति आयोग का कृषि आप सुनने से पहले दर की अगर आप बात करें, या फिर अगर आप नॉर्मल अगर जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो देश से ये बेहतर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आंकड़े बोल रहे हैं मैं उन्हीं की बात यहाँ पर। नीति आयोग किसका है? कोई कांग्रेस के कार्यालय से तो नहीं निकलता है, ये तो प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करता है। मैं उसका रिपोर्ट बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में 28 राज्यों में 27वें स्थान पर। तो कृषि में आप जो दिखा रहे हैं, तो एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैं उस महकमे में काम किया हूँ और मेरी एक उपलब्धि थी कि मैं पहली बार आज़ादी के बाद हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता था, और बिहार से 3-4 लाख से ज़्यादा कभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। मैं अपने समय में वहाँ 50 से 60 लाख मेट्रिक टन धान का, चावल का मार्केटेबल सरप्लस है। आप पता करिएगा, आप जो एग्रीकल्चर का बात शुरू किया तो उसको भी जानना चाहिए और जनता जानती होगी। 16 लाख मेट्रिक टन हमने प्रोक्योर कराने का काम किया था, जो इस बार बिहार के ही मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उसी विभाग को देखते हैं। एफसीआई अब सीधे तौर पर 1 लाख मेट्रिक टन भी धान नहीं खरीद पा रही है वहाँ से। उनके तनाव की बड़ी चिंता है, और आप लोग उनको भी कह रहे हैं कि अगर नाराज़गी है तो कोई आइए, महागठबंधन में स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, वो बड़े नेता हैं और उनका बड़ा जनाधार है बिहार में। पिछली बार लोकसभा में अगर बड़ी जीत हुई थी मोदी जी की और नीतीश जी की, तो उसके शायद सबसे बड़ी वजह थे रामविलास पासवान जी। दलित वर्ग का जो बड़ा वोट बैंक उस साइड गया, तो उसके वजह थे रामविलास पासवान जी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अखिलेश जी बिल्कुल साफ गोई से क्या ये स्वीकार करते हैं कि जो आपका जो कैडर है वो कमज़ोर हुआ है और उसको उठाने की ज़रूरत है? क्यों ऐसी छवि जा रही है लोगों के मन में कि आप आरजेडी के बिना नहीं खड़े हो सकते अपने पाँव पर? नहीं, ये सच्चाई है कि जो 90 के पहले जो कांग्रेस का संगठन था, कांग्रेस का जो बड़ा मास बेस था, उसमें क्षरण हुआ है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई कतई परेशानी नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज के जो युवा हैं, आज के जो नौजवान हैं, और जो इस सरकार से जो हताश नौजवान छात्र हैं जिनको जॉब के लिए परेशानी हो रही है, किसानों की बात जिनका मैं जिक्र किया कि उनको उचित पैसा नहीं मिल पा रहा है भारत सरकार के तय मूल्य के अनुसार, डिस्ट्रेस सेल को बाद हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ देखते हैं, राहुल जी की तरफ देखते हैं। ये सच्चाई है कि हमारा संगठन अभी उस स्थिति में नहीं है कि सीधे तौर पर हम लोग जाके और अपनी सरकार बना सकें। लेकिन निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी।
क्या आपको इस चीज़ का भी गिला है कि आरजेडी से जो अहमियत, जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस का लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से एक मजबूत रिश्ता रहा है और लालू जी का और हम लोगों के आला कमान सोनिया जी का, राहुल जी का रिश्ता अटूट है। उसमें दोनों का एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। लालू जी की मौजूदगी और उनकी गैर मौजूदगी कितना असर डाल सकती है चुनाव? नहीं, लालू जी सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं बिहार में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है और लालू जी की मौजूदगी में निश्चित रूप से महागठबंधन को ताकत मिलेगी। बड़ी बात यह भी है कि आप कमियां दूसरों की निकाल सकते हैं, आसान है, लेकिन आप क्या लेकर आएंगे बिहार के लोगों के लिए, वो क्या कुछ आपने मुद्दे तय किए हैं? बिहार जाना जाता था, बिहार के अगर अतीत में आप जाएं तो बिहार जाना जाता था शिक्षा के लिए, बिहार जाना जाता था चीनी उद्योग के लिए, बिहार जाना जाता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अगर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना को आप ठीक से देखेंगे तो बिहार में बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आए, जिसमें बोकारो का कारखाना, हटिया का कारखाना, सिंदरी का कारखाना, बरौनी का कारखाना, ये सब पब्लिक सेक्टर में श्री बाबू के ज़माने में आया। और केवल यही नहीं, मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि इस महकमे में काम करने का मौका मिला है भारत सरकार में, कि एक ऐसा दौर था दूसरी पंचवर्षीय योजना तक कि यही बिहार जो आज पिछड़ा हुआ और बीमारू स्टेट के रूप में जाना जा रहा है, इसी बिहार से 27% चीनी, जितना देश में चीनी पैदा होता था उसका अकेले 27%, 1/4 से ज़्यादा चीनी बिहार पैदा करने का काम करता था। और आज सो कॉल्ड नीतीश कुमार के विकसित बिहार में 2% से नीचे चला गया। तो पुनः, चूँकि पहले ही आपने जिक्र कर दिया कि बाढ़ और ये सब तो तात्कालिक मुद्दा है, पलायन का भी मुद्दा क्या होगा? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को शासन करने की इच्छा शक्ति मर चुकी है। और मैं कोई ये आज नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो तेजस्वी यादव, लालू जी तो कहते हैं कि उनको कुर्सी का बड़ा मोह है, वो तो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो इसमें मैं कब कहा कि नहीं वो कुर्सी छोड़ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि मन नहीं है। अगर नैतिकता बची है तो सचमुच कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कहीं भी इस कोरोना काल में आप देख लीजिए, सारे चीफ मिनिस्टर्स प्रोएक्टिव होकर काम करते दिखे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, अकेले नीतीश कुमार को छोड़ के। नीतीश कुमार कहीं पटना के भी हॉस्पिटल में कभी नहीं गए कोई कोरोना वार्ड का निरीक्षण करने भी 4 महीने में। आप क्या टिकट बांटते हुए इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो पूरी तरह से समर्पित भाव के साथ पार्टी से और गठबंधन के साथ जुड़ा हो, कहीं पर भी किसी की हिम्मत ना हो उसको खरीदने की, फरोख्त कर उसकी बोली लगाने की? से राजनीतिक पार्टी के सभी लीडरशिप को, लीडर्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वैसे लोगों को टिकट नहीं मिले जो तुरंत बिकने को तैयार हों, तुरंत पार्टी छोड़ने को पैसा का लालच पे इधर से उधर चले जाएं। ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी प्रजातंत्र बचेगा, जमहूरियत बचेगी। बिहार के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से? बिहार के लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग परिपक्व हैं, मतदाता हमसे आपसे ज़्यादा परिपक्व है और वो पहले से ये मन बना के बैठा है कि जैसे चुनाव होगा इस सरकार को हम लोग विदाई करेंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिहार झारखंड के साथ बातचीत के लिए। तो चुनावी चाणक्य में फिलहाल आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।